नमस्कार बंधुओं, आज के इस लाइव कार्यक्रम में जो राष्ट्रवादी लेखक संघ द्वारा पिछले 2 महीने से चल रहा है, आप सभी का स्वागत है। नेताजी नित्यानंद जी दिखाई देने लगे हैं और यह शुभ संकेत है। आज हम सब लोग चर्चा करेंगे इतिहास के पाखंड पर। एक दो दूसरा बिंदु जो उससे जुड़ा हुआ है, या कह सकते हैं कि वह इस पूरे विमर्श या पूरे चर्चा के केंद्र का विषय है। उस पर बहुत सारी बातें चल रही हैं हिंदू मुस्लिम संबंधों को लेकर के। तो आज हम सभी संवाद करेंगे इतिहास के पाखंड पर और हिंदू मुस्लिम का जो संबंध है। बंधुओं, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो कुछ मौलिक प्रश्न हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है अभी समय है कुछ और बंधुओं का इंतज़ार कर लिया जाए, लेकिन थोड़ी सी बात तो करनी पड़ेगी, चर्चा करते रहेंगे। यह समय है और ये जो समय चल रहा है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है, जहाँ विचार को लेकर के जो युवा बुद्धिजीवी है वो सक्रिय हो रहा है कहीं न कहीं से, और विचार को लेकर जो सक्रियता है उसका एक अपना मतलब है। क्योंकि कोई भी जीवित समाज जिसको हम जीवित कह रहे हैं वो बिना विचार के नहीं चल सकता। इसके लिए जरूरी है कि हम सभी एक बौद्धिक प्राणी होने के नाते जिस समूह समाज में हम रहते हैं, जिस प्रकृति में, जिस सृष्टि में हम रहते हैं, उसको लेकर के एक विचार का होना हमारे मस्तिष्क में बहुत ज़रूरी है। जब मैं विचार की बात कर रहा हूँ तो विचार की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो वर्तमान समय है बड़ा महत्वपूर्ण समय है। सिर्फ कोरोना के कारण नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि 21वीं सदी के प्रारंभ से ही पूरे विश्व के स्तर पर एक संकट खड़ा होता है। अगर मैं दीनदयाल जी के शब्दों का इस्तेमाल करूं तो पूरा विश्व एक चौराहे पर खड़ा है, जिसको दिखलाई नहीं दे रहा है कि हम किधर जाएं, कौन सा मार्ग चयन करें। ये बड़ा महत्व का विषय है और इस महत्व के विषय को बढ़ाने के लिए दो बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, दो बातें हैं जिसकी मैं चर्चा करना उचित समझता हूं। और मुझे लगता है कि उसी से अपनी बात की यदि मैं शुरुआत करूं तो अधिक उपयोगी होगा, क्योंकि ये जो बिंदु हैं ये वर्तमान, मैं कहूं कि 2018 में एक पुस्तक आती है। पुस्तक मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन पढ़ने के साथ ही वो उसका प्रारंभिक जो भूमिका है उसके ही 2 बिंदु बड़े महत्व के हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं गुरु प्रताप जी आ गए हैं, शांत जी देख रहे हैं,
आप सबका स्वागत है। आप सबको नमस्कार। एक लेखक है, उसकी पुस्तकें बड़ी चर्चा में हैं, युval नोआ हरारी। विश्वास का दूसरा नाम साई बाबा है। युवा की जब मैं नाम ले रहा हूं, उनकी पुस्तक 21वीं सदी के लिए 21 सबक है। उस पूरे पुस्तक को मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं पूरा पढ़ लूंगा तो शायद रिकमेंड करूं, लेकिन क्योंकि उसको बिना समझे हुए इतिहास को हम नहीं समझ सकते। आज मैं जब इतिहास के पाखंड की बात कर रहा हूं, तो आप कह सकते हैं कि मैं इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं। उनकी जो पहली पंक्ति है, उसका अनुवाद है मदन सोनी ने किया। पहली पंक्ति बड़े महत्व की है। अप्रासंगिक सूचना के सैलाब में डूबी इस दुनिया में स्पष्टता एक बड़ी शक्ति है। ये जो दुनिया है 2018 की, 2019-20 की दुनिया है, यह अप्रासंगिक सूचना के सैलाब की दुनिया है। और ऐसे सैलाब की दुनिया में अगर हमारे पास स्पष्ट मार्ग नहीं होगा, स्पष्टता की शक्ति नहीं होगी, तो फिर हमारे पास इतिहास की भी सही दृष्टि नहीं होगी, या कह सकते हैं इतिहास की समझ नहीं। जो बात कहनी है वो कह रहे हैं कि सिद्धांत रूप में तो मनुष्य के भविष्य के विषय में या मनुष्यता के भविष्य की विषय बहस में कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है, लेना चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि जो अरबों लोग हैं इस दुनिया के, हम में से अरबों लोगों के बस की बात नहीं रह गई है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास इससे बड़े काम है, ज़्यादा जरूरी काम है। हमारी प्राथमिकताएं और हैं। वो हमारी प्राथमिकताएं क्या है? हमें अपने काम पर जाना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी है। ये हमारे पास कुछ जरूरी काम है, हमारी प्राथमिकताएं हैं। लेकिन जिस इतिहास की हम बात कर रहे हैं, ये बदकिस्मती है कि इतिहास हमें किसी तरह की छूट नहीं देता है। यानी अगर मनुष्यता के भविष्य का फैसला आपकी गैर मौजूदगी में होता है, क्योंकि आप अपने बच्चों का पेट भरने और तन ढकने के काम में बेहद व्यस्त हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप और वे इसके नतीजे से बचे रहें। यानी ये जो दुनिया का मनुष्यता के भविष्य को लेकर बहस है, यदि इसमें हम अपने तमाम व्यक्तिगत कामों के कारण से अगर हिस्सेदारी नहीं कर पाते हैं, तो इतिहास हमें छोड़ने वाला नहीं है। यानी भविष्य का जो निर्णय होगा उससे हम अछूते नहीं रहेंगे, उससे हम बच नहीं सकते हैं। यह बहुत ही अन्याय की बात है। लेकिन कौन कहता है कि इतिहास न्यायपूर्ण होता है? ये बड़े महत्व की बात है। मैं यहीं से इतिहास पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करूंगा। यानी इतिहास न्यायपूर्ण होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये जो मनुष्यता के भविष्य की बहस है, इसमें सबके भागीदारी की गारंटी नहीं है। इसलिए इतिहास न्यायपूर्ण होगा हम नहीं कह सकते। दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई, इसको भी इस आज की बहस में लाना जरूरी है। वो है, ये लेखक कहता है कि एक इतिहासकार के रूप में मैं लोगों को भोजन और वस्त्र मुहैया नहीं करा सकता। एक इतिहासकार के रूप में मैं लोगों को भोजन और वस्त्र मुहैया नहीं करा सकता, लेकिन मैं थोड़ी बहुत सुस्पष्टता की पेशकश करने की कोशिश जरूर कर सकता हूं, और इस तरह एक ऐसी वैश्विक परिस्थिति रचने में मदद कर सकता हूं। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। एक ऐसी वैश्विक परिस्थिति रचने में मदद कर सकता हूं जिसमें सभी के लिए समान अवसर। अगर
इससे मुट्ठी भर अतिरिक्त लोग भी हमारी प्रजाति के भविष्य की बहस में शामिल होने में सक्षम हो पाते हैं। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ मनुष्यता की बात नहीं कह रहा है, कह रहा है जो प्रजाति है, प्रजाति शब्द कहते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति और सृष्टि से भी जुड़ जाते हैं कि हमारी प्रजाति के भविष्य की बहस में शामिल होने में यदि मुट्ठी भर भी अतिरिक्त लोग सक्षम हो पाते हैं तो मैं अपने कर्तव्य को पूरा समझूंगा। बंधुओं, यहीं से मैं आपको संकेत देना चाहता हूँ कि आखिर इतिहास आया कहाँ से? क्या इतिहास न्याय करने के लिए? अगर इतिहास का जन्म न्याय करने के लिए होता तो आज यह स्थिति विश्व की नहीं होती। मेरा जो अपना अध्ययन अनुभव है वो बहुत साफ कहता है कि इतिहास। नमस्कार, आदित्य विक्रम जी आ गए हैं, सुनील प्रकाश भारद्वाज जी आ गए हैं, वीर प्रताप जी हैं, मैं आप सब, अनूप कुमार नवोदय जी आ चुके हैं, प्रशांत जी आ चुके हैं, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। शुभम सिंह जी आ चुके हैं, नित्यानंद जी पहले से हैं, मैं आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं। और आज जो ये बहस चल रही है इतिहास को लेकर, मेरा सीधा आरोप है। ये आरोप मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब तक इतिहास नहीं लिखा गया था, जब तक इतिहास की बात नहीं होती थी, तब तक भेदभाव भी नहीं था, तब तक अन्याय का मामला ही नहीं बनता था कि एक पूरी की पूरी जाति, पूरा का पूरा एक क्षेत्र, पूरा का पूरा एक समाज अन्याय का शिकार नहीं हो सकता था। ये जो इतिहास लेकर के आधुनिक अध्येता आते हैं तो कुछ नैरेटिव वो गढ़ लेते हैं, और जिसमें पहला ही काम उनका होता है कि भारत में इतिहास लेखन नहीं। मैं अगर इस पुस्तक का सहारा लूं तो मैं कहूँगा कि जिसने ये पहली बार बात कही कि भारत में इतिहास लेखन नहीं है, वहीं से अन्याय की शुरुआत हो गई। इतिहास ने भारत के साथ, भारतीय समाज के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ पूरी तरह से अन्याय किया, बिना हमारा पक्ष जाने हुए, बिना भारतीय संस्कृति को समझे हुए, एक लाइन में, बिना भांगमय को पढ़े हुए एक लाइन में खारिज कर देना कि इतिहास लेखन नहीं हुआ है, निश्चित तौर से यह इतिहास का अन्यायपूर्ण रवैया था, यह इतिहास का दोषपूर्ण रवैया था। और मुझे तो पता नहीं क्यों मन में कभी कभी ऐसी बात आती है कि इतिहास का जन्म ही यूरोप ने इसलिए किया कि इससे अपनी श्रेष्ठता और अन्यों को अश्रेष्ठ घोषित किया जाए, अन्यों के हीनता का बोध ग्रसित किया जाए। और इसके दस्तावेज हैं, ये मैं नहीं कह रहा। आप मैकाले को पढ़ें, तमाम पश्चिमी रचनाकारों को पढ़ें, आप पाएंगे कि उनके इतिहास लेखन में जितने भी विदेशी आए हैं, उन्होंने जितने दावे के साथ हमारा इतिहास लिखा है, मुझे लगता नहीं है कि रामायण महाभारत जो हमारे इतिहास, प्राचीन इतिहास कहें, भारत का इतिहास का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उन रचनाकारों ने ही इतना दावा किया। कैसे कल्पित बातों के माध्यम से इतिहास की शुरुआत की जाती है, यह देखने, कैसे एक शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं अपने शब्द को न कहूं, मैं एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद हैं जिनका नाम है प्रोफेसर वीबी लाल, एक पुस्तक को मैं जिक्र कर रहा हूं, आपके सामने दिखाऊंगा, उल्टी दिखेगी। ऋग्वेद, हड़प्पा सभ्यता और सांस्कृतिक निरंतरता, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर कृपाशंकर सिंह जी। ये सौभाग्य मेरा कि मैं इनका विद्यार्थी, इनका शिष्य रहा हूँ। भाषा वैज्ञानिक है मूलतः, लेकिन बाद के समय में इन्होंने दो बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। एक ऋग्वेद, हड़प्पा सभ्यता और सांस्कृतिक निरंतरता, और दूसरी पुस्तक इनकी है आर्य, ऋग्वेद और भारतीय सभ्यता। ये पुस्तक है डॉक्टर कृपाशंकर सिंह जी। इन्होंने मौलिक काम किया, एक भाषा वैज्ञानिक हैं, इसलिए इन्होंने भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी इतिहास के पाखंड को उजागर किया। इन्होंने
एक बड़े महत्वपूर्ण पाखंड को उजागर करते हुए लेख भी लिखा, मुझे बताया कि कैसे आईपीए नाम से, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन के नाम से, आप सभी लोग शब्दकोश पढ़ते होंगे, उसमें कुछ उच्चारण के लिए कुछ एक भाषिक संरचना दी हुई होती है। कैसे देवनागरी लिपि को हटाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र किया गया था। वो मेरे गुरुदेव कहते हैं कि हम लोग रटे थे, उसको याद करके रखे थे। उन्होंने कहा कि मैं 50 साल बाद इस बात को समझ पा रहा हूँ, आज इस अवस्था में समझ पाया हूँ कि एक षड्यंत्र था कि देवनागरी लिपि को कैसे रिप्लेस कर दिया, उसको हटा दिया जाए। बंधुओं, ऐसे गुरुवर की पुस्तक में इसकी भूमिका लिखी है प्रोफेसर बीबी लाल जी, ब्रजवासी लाल, ये बड़ा प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता है। और इन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द, अटकल पच्चू ढंग। हमारे भारत के इतिहास को समझने के लिए अटकल पच्चू प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोफेसर बीबी लाल जी के शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा हूं। उनकी पूरी बात मैं रखूंगा, क्योंकि इतिहास का पाखंड ऐसे सामने नहीं आए। वो लिखते हैं, भारत मैक्स मुलर महोदय का आभारी है कि उन्होंने वैदिक साहित्य की ओर पाश्चात्य देशों को आकृष्ट किया, परंतु साथ साथ उसे इस विद्वान से एक बड़ी शिकायत भी है। उन्होंने बिना किसी ठोस आधार के केवल अटकल पच्चू ढंग से ही कहा कि वेदों का सृजन काल 1200 ईसा पूर्व से अधिक पुराना नहीं है। परंतु जब तत्कालीन यूरोपीय विद्वानों ने उनकी इस, यानी यूरोप के ही विद्वान, दूसरे किसी की बात मैं नहीं कर रहा, उनके यूरोप के ही विद्वानों ने जब इस पर, इस अटकल पच्चू प्रणाली की घोर आलोचना की, आप ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय विद्वान ही कहते हैं कि भाई किस आधार पर आपने कह दिया। अटकल पच्चू प्रणाली की ओर जब घोर आलोचना की तो उन्होंने हथियार डाल दिए और कहा कि कोई भी पक्के तौर से नहीं कह सकता कि वेद ईसा से 1000, 2000 या 3000 वर्ष पुराने हैं। पर अफसोस इस बात का है कि आज भी अनेक पाश्चात्य विद्वान और आंख पर पट्टी बांधे उनके भारतीय अनुयायी उस 1200 ईसा पूर्व की लक्ष्मण रेखा को पार करने में हिचकिचाते हैं। यशभान सिंह तोमर जी आ गए हैं, मेरा उनको सादर नमस्कार। राहुल पाठक जी आ गए हैं, उनको भी सादर नमस्कार मेरा। मुकेश जी आ गए हैं, उनको भी सादर नमस्कार। अतुल जी आ गए हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है, आपको नमस्कार। आप इतिहास के व्यक्ति हैं, मैं तो भाषा का आदमी हूँ, साहित्य का आदमी हूँ। तो भाषा को पढ़ते हुए गुरुदेव के संपर्क से जो कुछ सीख पाया, उसी से कुछ बातें आपके सामने ले आता। वो कह रहे हैं कि जिस मैक्स मुलर ने वेदों को 1200 ईसा पूर्व पुराना बताया, उसको यूरोपीय विद्वानों ने ही खारिज किया, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने, हमारे जो वामपंथी इतिहासकार हैं, जो पश्चिमी इतिहासकार हैं, उन्होंने उस 1200 को उसको मील का पत्थर मान दिया। आगे लिखते हैं बीबीलाल जी, छोटी सी भूमिका है लेकिन इतिहास का एक पाखंड यही आपका सामने आ जाए। वो लिखते हैं कि 1200 ईसा पूर्व की इस लक्ष्मण रेखा ने भारतीय इतिहास को जो क्षति पहुंचाई वह शब्दों से परे है। आगे मैं उदाहरण दूंगा, कैसे एक पश्चिम का विद्वान कहता है कि अगर हम ऋग्वेद को मान लें कि 1600 से अधिक पुराना है तो हमारे सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। ये जो आद्य भारतीय भाषाओं का हम भारतीय भाषाओं का जो हमने कॉन्सेप्ट दिया वो कैसे खारिज हो जाएगा। मैं उन सबको आज आपके सामने रखूंगा, इससे इतिहास का जो सही चेहरा है वो आपके सामने आएगा। वो कह रहे हैं कि इस 1200 ईसा पूर्व शब्द ने जितना क्षति पहुंचाई वो शब्द से परे। उन्होंने कहा कि इसके बाद जब हड़प्पा खुदाई 1920 के दशक में जब सिंधु सभ्यता के अवशेष उत्खनन में आए तो अब इनके सामने संकट खड़ा हो गया और इन्होंने बताया कि सिंधु सभ्यता उससे पहले की। एक और बड़ी महत्व की बात है, जो उत्खनन से हमारे समक्ष तथ्य आए उसको
3 बातों को कहते हैं, बीबीलाल जी को 3 बातें उभर कर सामने आती हैं। पहली बात क्या कि जिसे उस समय सिंधु सभ्यता की संज्ञा दी गई थी, वह ऋग्वेद की नदीतमा सरस्वती की कोख में छाई हुई थी और दक्षिण में गुजरात तक फैली थी। बंधुओं, एक और तथ्य इस पूरी पुस्तक में उसकी स्थापना है सरस्वती सभ्यता, और इसके बीज मिलते हैं हमको इस सिंधु सभ्यता की, जो सिंधु सभ्यता में खुदाई से अवशेष मिले हैं, वहाँ से हमको सरस्वती की जो कोख में छाई हुई सिंधु सभ्यता थी उसके उदाहरण, उसके संकेत मिलते हैं। दूसरा ये बात कहते हैं बीबीलाल जी कि दूसरी जो एक बात उभर करके आ रही है कि यह सभ्यता कहीं बाहर से नहीं आई थी, अपितु सरस्वती घाटी ही में, जहाँ इस सभ्यता की सबसे अधिक बस्तियाँ मिली हैं, इसकी नाल गड़ी हुई है, यानी इसका विकास यहीं से हुआ है, सरस्वती सभ्यता से। तीसरी बात एक और बड़ी महत्व की बात कहते हैं, उन्होंने कहा कि इन उत्खननों से जो एक तीसरी महत्वपूर्ण बात आई वो यह कि साहित्यिक, पुरातात्विक, सरिता प्रवहन शास्त्री, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, सरिता प्रवहन शास्त्रीय, भूगर्भ शास्त्री तथा कार्बन 14 तिथि निर्धारण प्रणाली, इन सबके सामूहिक प्रमाणों से यह सिद्ध हो गया है कि ऋग्वेद ईसा पूर्व 2000 वर्ष से पूर्ववर्ती ही था, उत्तरवर्ती कदापि नहीं। यानी इस पूरे उत्खनन प्रणाली से जो पद्धतियाँ हमने जो हम तथ्य हमारे सामने आए, उसमें एक बड़ी बात ये आई कि इन सब से पता चलता है कि ऋग्वेद ईसा पूर्व 2000 वर्ष से पहले का ही था, उसके बाद का नहीं है। यानी जो इनकी स्थापना थी या जो इनका अटकल पच्चू प्रणाली से जिन्होंने साबित किया था, उसको खारिज करते हैं। और इसके लिए बीबीलाल जी 2 उनकी पुस्तकें हैं, एक पुस्तक है दी सरस्वती फ्लोज ऑन और दूसरी है दी आर्यन होमलैंड। इनका जिक्र करते हैं कि इसमें आपको इन चीज़ों को देखने को मिल सकता है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो इस भूमिका से ही कहते हैं कि इस पुस्तक में, ये जो डॉक्टर कृपाशंकर सिंह की पुस्तक है, इसमें इन्होंने बड़ा साफ किया है कि जो पाश्चात्य विद्वान ये कहते आए थे कि आर्य लोग पशुपालक यायावर थे, वह नितांत ही भ्रामक है। ऋग्वैदिक आर्य न केवल अस्थायी पुरों में निवास करते थे और व्यापार कुशल थे, अपितु उनका राजनीतिक संगठन भी महत्वपूर्ण था, जिसमें न केवल सभाएं और समितियां थीं, पर राजाओं की विभिन्न श्रेणियां भी, यथा सम्राट, राजा और राजक भी थे। इस तरह से ये पुस्तक के बारे में जिक्र कर रहे हैं। एक दो बात और बड़ी महत्व की है, उसको मैं कह करके एक दो और तथ्य दूंगा, क्योंकि इतिहास को लेकर जो मेरी धारणा बनी है कि इतिहास वो प्लेटफार्म बन गया जहां पर तथ्यों का मैनिपुलेशन करके और अपने अनुसार निष्कर्ष निकाले गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि इतिहास वास्तव में यूरोपियंस या मार्क्सवादियों ने इतिहास को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, और जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं थी, हमारा जो मूल्य आधारित जीवन परंपराएं थी, उन पर कुठाराघात किया, उन पर हमला किया। इसी के से जुड़ा हुआ एक और तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको डॉक्टर कृपाशंकर सिंह जी कोट करते हैं। ये है एक वेदों के सुप्रसिद्ध विद्वान हैं क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका उल्लेख है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट रोम में प्रकाशित जीसी पांडे के लेख से उद्धृत किया हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि आधुनिक व्याख्याकार आर्य जाति, उसके अनार्यों से संघर्ष और इस पृष्ठभूमि में वेद रचना की कल्पना के रूप में एक मनगढ़ंत इतिहास प्रस्तुत करते हैं। ध्यान दीजिएगा शब्दों का, ये कहते हैं कि एक मनगढ़ंत इतिहास प्रस्तुत करते हैं, और इस प्रकार के इतिहास को
कोई पुरातात्विक समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है। एक और बात का कि मैं दूसरी तरफ बढ़ूंगा कि ये पूरा का पूरा जो पाखंड रचा था विलियम जोन्स ने रचा है। और विलियम जोन्स जो पाखंड रचते हैं सन 1786 में एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तृतीय वार्षिक अधिवेशन में ये पूरा पाखंड रचा जाता है और जिसमें एक ऐसे नैरेटिव को गढ़ा जाता है, एक ऐसे पाठ को गढ़ा जाता है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं। एक गुरुदेव की पुस्तक है, उसको भी मैं कोट करके ही कहूँ तो बात प्रमाणिक होगी। आप सभी देखिए, आर्य, ऋग्वेद और भारतीय सभ्यता। आर्यों के आक्रमण के बारे में पूरी बात को नहीं कहूँगा, बस इनका जो पाखंड है ये कैसे दूसरों के लिए दूसरे मानक तय करते हैं और स्वयं के लिए अलग मानक तय करते हैं, इनका दोहरा रवैया कैसा है, इसको मैं प्रस्तुत करूँगा। लिखते हैं डॉक्टर कृपाशंकर सिंह जी कि पुरातत्ववेत्ता बहुधा यह दलील देते हैं कि पुरातत्व जैसे विषय के अध्ययन विश्लेषण में भाषा या साहित्य की कोई भूमिका नहीं होती। बंधुओं, ये जब भाषा और साहित्य की भूमिका से इनकार करते हैं तो इसको भी समझिए। एक तरफ ये कहते हैं कि भाषा और साहित्य स्रोत नहीं है और इसका एक बड़ा खेल हिंदी साहित्य के साथ हुआ है, हिंदी साहित्य में एक बड़ा खेल हुआ है और इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा है। आज जो संकट हमारे सामने है, आज जो चुनौतियां खड़ी हैं, वो इसीलिए खड़ी है। सुचि तिवारी जी, धीरज मिश्रा जी, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सब लोग सुन रहे हैं, इस बात को आगे भी बढ़ाएं। ये जब कहते हैं कि भाषा और साहित्य स्रोत नहीं है और पूरा का पूरा आर्यों के आक्रमण का पाखंड सिर्फ भाषा के आधार पर रख देते हैं, ये कैसे संभव है भाई? कि जिसको आप मानते हैं कि पुरातत्व के अध्ययन के लिए भाषा और साहित्य आधार नहीं बन सकता, आप एक भाषण में संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं के कुछ ध्वनियों, कुछ शब्दों के साम्यता के आधार पर आप एक आद्य भाषा, आद्य भारोपी भाषा की कल्पना कर लेते हैं। भाषा से जुड़े हुए लोग जानते हैं कि भाषा का विकास होता है, भाषा की जैविक उत्पत्ति नहीं होती। एक आद्य जिसकी कोई जगह ही नहीं। और कल्पना, एक और बड़ी महत्व की बात देखिए, ये आद्य भारोपी भाषा की कल्पना करते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि ये आद्य भारोपी भाषा कहाँ पैदा हुई, क्योंकि अगर ये बता देंगे तो इनको बताने में कठिनाई होगी कि आर्य भारत के मूल निवासी से बाहर से नहीं है। ये इसको मैं कह रहा हूँ कि ये इतिहास का पाखंड है जिसमें आप सेलेक्टिव होते हैं, जो आपके अनुसार है उसको तो आप स्वीकार करते हैं, यानी मीठा मीठा गप और तीता तीता थू, ये नहीं चलेगा। और मैं अपने अब तक के अध्ययन से मैं कहता हूँ कि अब तक कम से कम भारतीय समाज के साथ, भारत के साथ इतिहास का एक पाखंड ही काम करता रहा है और उसका दुष्परिणाम आज हम देख रहे हैं। ये बिना किसी आधार के एक कल्पना है, एक यूटोपिया में जाते हैं और कल्पना कर लेते हैं कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन की जो समानता थी, यानी
एक आद्य भारोपी भाषा थी, वहीं से ईरान होते हुए भारत लोग पहुँचे और यूरोप पहुँचे। और देखिए, और एक बड़ी महत्वपूर्ण कल्पना करते हैं कि जो यूरोप गए वो हिंसक थे, लड़ाकू थे, और जो भारत की तरफ आए वो धार्मिक थे। यानी कहीं न कहीं से भारत के इतिहास के साथ, भारत के साथ जो एक बड़ा खिलवाड़ चल रहा था, उसका हिस्सा ये जो इतिहास रचने वाले लोग थे, ये रच रहे। एक और बड़ी महत्व की बात, ये बात तो स्वीकार करते हैं, इनको इस बात को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती है कि ये बात सभी स्वीकार करते हैं। यानी विलियम जोन्स भी स्वीकार करते हैं, जब तमाम बाहर मैक्स मुलर, सभी लोग स्वीकार करते हैं क्या, कि ऋग्वेद इतना समृद्ध है भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, प्रौढ़ रचना मानते हैं। अब कल्पना कीजिए कि प्रौढ़ रचना क्या किसी ऐसे देश में लिखी जाएगी जहाँ बाहर से आए हुए लोग। प्रौढ़ रचना मूल निवासी, मूल परंपराओं वाले जगहों पे लिखी जाती है, किसी आयातित नहीं। आयातित भाषा में क्षमता नहीं है कि वो इतनी प्रौढ़ रचना कर। एक और बड़ी महत्व की बात है, ये जो इनका पाखंड था वो खारिज हुआ, बस जिक्र कर देता हूँ कि डीएनए को लेकर के भी तमाम वैज्ञानिक अनुसंधान हुए, और जिसमें ये जैविक निरंतरता के प्रश्न को लेकर अनुसंधान हुए। उसमें ये पाया गया कि 4500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के मध्य किसी विदेशी मानव समूह का आप्रवास नहीं हुआ भारत। यानी ये जो कहते हैं कि 1500 के आसपास आर्य भारत आए थे, ये पूरा मनगढ़ंत है, अटकल पच्चू प्रणाली पर आधारित है, और वैज्ञानिक आधार यही कहता है कि जो यूरोशियन लोगों का डीएनए है वो 70% यूरोपियन लोगों से मिलता है, जबकि भारतीयों में सिर्फ 5.2%। ये मेरा नहीं, ये ख्यात प्राप्त वैज्ञानिक केवी सील्ड के नेतृत्व में एक जेनेटिक जीन के अनुवांशिक अध्ययन में भारतीयों का जो जीन पूल है उसमें उसका अध्ययन किया गया, उससे बात पता चलती है। बंधुओं, आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा षड्यंत्र, कितना बड़ा पाखंड रचा गया। एक और बात का मैं जिक्र करूँगा, और मैं कहीं और से नहीं, इसको सीधे पुस्तक से ही कोट करूँगा। ये पुस्तक है शूद्रों की खोज, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, और इन्होंने जो टिप्पणी उल्लेख किया है ब्राह्मण ग्रंथों पर टिप्पणी करते हुए, मैक्स मुलर क्या कहते हैं आप समझ सकते हैं। मैक्स मुलर को यहाँ का ज्ञाता कहा जाता है, भारतीय वाङ्मय का ज्ञाता है, जो कभी भारत भी नहीं आया, और जिसने सिर्फ अटकल पच्चू प्रणाली पर पूरा निष्कर्ष दे दिया। उसका पूरा लंबा है, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ब्राह्मण ग्रंथ भारतीय मानस के इतिहास के एक अत्यधिक रोचक दौर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, अत्यधिक रोचक दौर का, किंतु साहित्यिक कृतियों के रूप में वे अत्यधिक निराश करते हैं। किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा इतने प्रारंभिक काल में और इतने आदिम समाज में, शब्द का ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक काल में आदिम समाज में ऐसे साहित्य की रचना हुई होगी जिनके पांडित्य, दंभ और अनर्गलता का आसानी और कहीं मिलना दुर्लभ है। इसमें जबरदस्त विचार है, ध्यान दीजिएगा शब्दों का, जबरदस्त विचार हैं, सशक्त अभिव्यक्तियां हैं, ठोस तर्क हैं और विचित्र परंपराएं हैं। किंतु ये एक धड़ के खंडित अंशों के समान ही हैं, जैसे पीतल और शीशे में कीमती रत्न जड़ दिए गए। अब आप ये 2-4 शब्दों को आप पढ़ लीजिए, और भी लंबा इसको नहीं करूंगा। ये जो बड़े महत्व की बात है, पूरा का पूरा यूरोप ये मान के चलता है, उनकी पूरी एक धारणा है कि आदिम समाज के बाद सामंती समाज, पूंजीवादी समाज, आधुनिक समाज, वो मान के चलते हैं कि जो मानव का विकास है वो कुल 2-3 हजार सालों का,
ये मानने को तैयार नहीं है कि 5000 वर्ष पूर्व भी भारत में एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा थी, एक समृद्ध बौद्धिक परंपरा थी, एक समृद्ध वैज्ञानिक परंपरा थी। मुझे तो आश्चर्य होता है कि बारहवीं आर्यभट्ट इनको कैसे स्वीकार कर पाए, ये पाणिनि को कैसे स्वीकार कर लेंगे। आप कल्पना करिए कि कितनी हल्की बात कहते हैं, इनको विश्वास ही नहीं है। ये मानते हैं कि भारत में आदिम काल में मनुष्य था जब वेदों की रचना की जा रही है। जब आप मान रहे हो कि इसमें विचार भरे पड़े हैं, इसमें महत्वपूर्ण विचार हैं, सशक्त अभिव्यक्तियां हैं, ठोस तर्क हैं, जबरदस्त विचार हैं, तो आप ये क्यों नहीं मानते हो कि यह आदिम समाज नहीं है, यह एक ऐसा समाज है जो समृद्ध समाज है, जिसके पास समृद्ध परंपराएं हैं, जिसके पास उच्च मानवीय मूल्य। बंधुओं, इस पुस्तक में और भी बहुत सारी बातें हैं, उनका मैं उल्लेख नहीं करूंगा, बस इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि कैसे इतिहास में एक बड़ा पाखंड रचा है। इस पाखंड के माध्यम से पूरा का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया। जो हमारे यहां बौद्धिक समूह, बौद्धिक समाज खड़ा हुआ, इसको पंगु बना के खड़ा कर दिया। ये पूरा का पूरा जो यूरोपियन दृष्टिकोण था, जिसके पास समझ नहीं थी, जो कृष्ण को कृष्ण कहता है, जो गणेश नहीं कह सकता, जो राम नहीं कह सकता, जिनके पास शुद्ध उच्चारण की क्षमता नहीं है, वो राम कृष्ण की परंपरा को क्या समझ सकते हैं। और उन्होंने ये दावा किया कि भारतीय वाङ्मय को हम अच्छी तरह समझते हैं और भारतीय वाङ्मय के बारे में वो तमाम दृष्टांत देते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँ, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है। मैं भाषा का व्यक्ति हूँ और भाषा पर काम करते हुए मुझे यह अध्ययन करते हुए मिला था। आर.एच. रॉबिन्स हैं और ब्लूमफील्ड, दो ने कोट किया। मैं भाषा पे काम कर रहा था, मुझे पता नहीं था। अब एक ऐसा व्यामोह या एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया गया है कि हम सब ये मानने को तैयार नहीं है कि अंग्रेजी का कुल इतिहास 400-500 सालों का है। उससे पुराना तो हिंदी का इतिहास है। मैं जब पढ़ रहा था ब्लूमफील्ड को, तो मैंने वहां एक कोटेशन देखा। उन्होंने कहा पाणिनि को, उन्होंने कहा कि 18वीं शताब्दी में संस्कृत साहित्य को पढ़ने का एक फैशन था यूरोप। कल्पना कीजिए, 18वीं शताब्दी। और उसी दौरान भारतीय साहित्य को, भारतीय भाषा विज्ञान को, भारतीय चिंतन परंपरा को यूरोप में खूब पढ़ा। वो लिखते हैं कि पाणिनि मेधा के सर्वोच्चतम शिखर का व्यक्ति। कहते हैं कि जैसा चिंतन, जिस तरह से एक एक शब्द, उसके रूप, उसके रचना विन्यास का, जिस तरह से मिनिमम यूनिट का, इकाई का, न्यूनतम इकाई का जिस तरह का विश्लेषण अष्टाध्यायी में है, वो दुर्लभ है। जब मैं इसको पढ़ रहा था तब मुझे समझ में आया कि हम पश्चिम से व्याकरण सीखने आते हैं। नोम चॉम्स्की हैं, अभी जीवित हैं, मार्क्सवादी हैं। उन्होंने हिब्रू पर काम करना शुरू किया, और जब उनको पाणिनि और हमारे जो व्याकरण परंपरा थी उसका ज्ञान हुआ, तब उन्होंने छोड़ करके और जनरेटिव ग्रामर थियरी का गठन, मतलब उसका सिद्धांत दिया। और 1959 से लेकर के 80 के दशक तक 3 से 4 बार उनको संशोधन किया। इन सब ने स्वीकार किया। मैं कहता हूं कि जिस देश में पाणिनि जैसा व्यक्ति रहा, जिस देश में ऋग्वेद जैसी रचना हुई हो, उस देश के बौद्धिक वर्ग पर आपको उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। उस देश में यह कह देना कि हाँ इतिहास ही नहीं, यह निश्चित तौर से एक पाखंड है, एक बड़ा पाखंड। इस पाखंड से हम सबको बचना होगा। मैं इसीलिए कहता हूं, एक और बड़ा महत्वपूर्ण पाखंड है इन इतिहासकारों का, जिसका साहित्य पर असर पड़ा। मैं संक्षेप में चर्चा करूंगा, क्योंकि एक विषय है जो हिंदू मुस्लिम, वो मुझे आप सबके सामने रखना है। रखना इसलिए जरूरी है
कि हम हिंदू मुस्लिम, या मैं कहता हूँ किसी भी समाज के संबंधों को जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको उसके अतीत को भी देखना चाहिए, कैसे वो हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारे पूर्वजों के साथ उनके कैसे संबंध रहे हैं। अगर इसका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य है तो उस साक्ष्य को रखना चाहिए। वो साक्ष्य मैं आज आपके सामने रखूंगा कि कैसे हिंदू मुस्लिम का जो संबंध है यह 14वीं शताब्दी के बड़े रचनाकार विद्यापति ने किया है। उनकी पुस्तक में मैं आपको दिखाता हूँ। बंधुओं, ये जो इतिहास के साथ जो खिलवाड़ किया गया, इतिहास को जो नकारा गया, इसके पीछे भी एक साजिश थी। मैं तो कई बार इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतिहास और कुछ नहीं, सिर्फ यूरोपियंस का भारत को तोड़ने वाली ताकतों के लिए एक हथियार के रूप में इसका इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूं, एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। सब जानते हैं पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का वृत्त है। पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे चंद्रबरदाई। उस पुस्तक को की ऐतिहासिकता को लेकर के जितना प्रपंच रचा गया, किसी पुस्तक पर नहीं रचा गया। मैं बार बार ये सोचता हूं कि जब ये साहित्य है तो इसमें इतिहास ढूंढने की क्यों कोशिश की जा रही है भाई? जब आप साहित्य को इतिहास का स्रोत नहीं मानते हैं तो साहित्य में इतिहास ढूंढने की कोशिश क्यों कर रहे हो भाई? लेकिन मैं इस पर जब इसका अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा, संजोग से मुझे मिला उसका काम, मैंने उस काम को किया तो मैं पाया तो इसके पीछे एक बड़ा मामला है, एक बड़ा चैलेंज है जिसको स्वीकार करना उनके लिए बड़ा कष्टकर था। वो चैलेंज क्या है? वो चैलेंज ये है कि चंद्रबरदाई एक हिंदू राजा के बारे में लिख रहा है, एक हिंदू राजा के बारे में लिख रहा है। और क्या लिख रहा है कि गजनी में जाकर के, मध्य एशिया में जाकर के वह मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी का वध करता है। पृथ्वीराज रासो एक ऐसा साहित्य है जिसके कवि को आप देखें, वो है कवि लेकिन तलवार लेकर के जाता है मध्य एशिया में, गोरी के दरबार में तलवार के साथ उपस्थित है। वो जब निकला है, जब वहां गया है तो उसकी विद्वता से इतने प्रभावित हैं, उसकी छंद रचना से इतने प्रभावित है गोरी, पूरी ताकत का इस्तेमाल करके वो प्रभावित करके और गोरी से एक वचन सिर्फ लेता है, वो पृथ्वीराज चौहान के लिए लेता है, उससे संवाद करने के लिए लेता है। और जब उसके पास जाता है तो उसके पास जो क्षमता थी शब्द वेदी बाण चलाने की, उसका प्रयोग करके गोरी का वध करा। ये एक ऐसा दृष्टांत है जिसको स्वीकार करना ये जो पाखंडी इतिहासकार हैं उनके लिए आसान नहीं था। इसलिए पृथ्वीराज रासो पर सबसे अधिक हमले किए गए, उसको अप्रामाणिक माना गया। उसके इन अंशों को, जहां गोरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध है, जहां शहाबुद्दीन गोरी का अंत है, उन सारे अंशों को पृथ्वीराज रासो के जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं उसमें से काट छाट करके अलग कर दिया गया, ताकि भारत का यदि नौजवान उस चंद्रबरदाई को पढ़ लेगा, भारत का यदि युवा उस चंद्रबरदाई के उस उद्बोधन को पढ़ लेगा, उसकी उस क्षमता को पढ़ लेगा, तो यहाँ का युवा ही नहीं, यहाँ का कभी भी तलवार चलाने लगेगा और तब इन पाखंडियों का नाश निश्चित है। आदिकाल के किसी और ग्रंथ को लेकर कितनी चर्चा ऐतिहासिकता को लेकर नहीं जितना पृथ्वीराज रासो को। ये इतिहास का पाखंड है। और एक पाखंड को जिसको मैं आप लोगों से कहा था उसको मैं पढ़ना जरूर चाहूँगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वही कह रहा है। कौन कह रहा है? इस आर्य आक्रमण के सिद्धांत को मानने वाले एक यूरोपीय विद्वान है आर्थर बैरिडेल कीथ कह रहा है। इस बात का सिर्फ जिक्र इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें इनका पाखंड उजागर होता है। ये खुद ही उस पाखंड को उजागर कर रहा है। क्या कह रहा है कि ईसा पूर्व 15वीं शताब्दी से और पीछे ले जाने पर
अवेस्ता के साथ मिलने वाले उसके भाषा साम्य का कारण बताना कठिन हो जाए। यानी अगर पहले हम मान लिए तो भाषा अवेस्ता से जो उसकी भाषा साम्यता उसका उदाहरण तर्क नहीं दे पाएंगे। और दूसरी बात कह रहा है कि मान लीजिए हम ऋग्वेद को 2 सहस्र ईसा पूर्व का मान लें तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय और ईरानी आर्य उससे पहले ही एक दूसरे से पृथक हो चुके थे और इसके लिए हमारे पास प्रमाण नहीं है। अलबत्ता इसके प्रतिकूल कहा जा सकता है कि भारत में आर्यों का प्रवेश 16 शतक ईसा पूर्व से पहले नहीं हुआ था। इसके बाद उनके आने का क्रम दीर्घ काल तक चलता रहा और सनय सनय इस देश में उन्हें सफलता मिलती रही। यानी आप देख सकते हैं, ये कोट कर रहा हूँ, ये पुस्तक है ऋग्वेद हड़प्पा सभ्यता और सांस्कृतिक निरंतरता। कीट स्वीकार करता है कि अगर पहले मान लेंगे तो जो इनका पूरा का पूरा पाखंड है वो ध्वस्त हो जाएगा। अब बंधुओं, ये आपने देख लिया कि कैसे पूरे पश्चिम ने हमारे साहित्य के साथ, हमारे ज्ञान परंपरा के साथ खिलवाड़ किया और इतिहास के नाम पर एक पाखंड रचा गया जिससे भारतीय मनीषा में गौरव बोध के स्थान पर हीनता का बोध विकसित हो सके। विषय लंबा है, एक जो दृष्टांत है उसको देख करके मैं अपनी बात को पूरा करूँ। एक बड़े कवि हुए हैं विद्यापति, उनकी पुस्तक है कीर्तिलता और इस पर एक प्रमाणिक काम किया है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने। पुस्तक का नाम है कीर्तिलता और अवहट्ट भाषा, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह। ये प्रमाणिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है और इसके पाठ भेद का भी संकट नहीं। इसमें 2 बातें मैं आपके सामने रखूँगा जो हिंदू मुस्लिम संबंधों को लेकर के पूरा का पूरा परिदृश्य हमारे सामने उजागर है। यद्यपि बाद के काल में भी तमाम बातें हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आज सिर्फ एक कीर्तिलता से उदाहरण आपको दूंगा कि कैसे विद्यापति ने उस समय के जो संबंध थे उसको लिखा है। विद्यापति के कीर्तिलता में जो कीर्ति सिंह है, पिता उसके गणेश्वर सिंह, उसकी हत्या अश्लान कर देता है और कब्जा कर लेता है। तो ये इब्राहिम शाह के पास जौनपुर जाते हैं। जौनपुर जाते हैं तो उसके राज्य का सुंदर चित्रण करते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं। यानी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा यथार्थ चित्रण करते हुए ऐसे करते हैं कि लेखक लिख रहा है कि विद्यापति ने मुसलमानों के रहन सहन का बड़ा ही यथार्थ चित्रण किया है। उनकी आंख के सामने से कोई भी चीज छूटकर बच नहीं सके। विद्यापति के मन में इनके प्रति सहज विरक्ति है और इनके वर्णन में भी कहीं के उनके मन का क्षोभ व्यक्त किया। यानी जो अच्छाइयाँ थी, पूरा दृष्टांत देना मुश्किल है, काफ़ी सुंदर चित्र खींचा है। कैसा वहाँ का शासक है, कैसे लोग रहते हैं, बाजार में कैसे भिन्न भिन्न जातियों के लोग, वो शायद प्रसंग मिल जाए तो मैं आपको सुना भी दूँ कि कैसे बाजार में स्त्री पुरुषों की भीड़ लगी रहती थी जो जर और थर मार्गों से लाए हुए सामान के बेचने में व्यस्त रहते थे। लोगों के धक्के मुक्के हुल्लड़ से ऐसा शोर होता था जैसा चारागाहों में गायों का या संध्याकालीन आवास पर कौओं का होता था। कारीगरों की धड़धड़ और दस्तकारों की टन टन कानों को फोड़ती थी। लोहारों के कारखानों में निरंतर खटखट होती रहती थी। कसेरे जब बर्तनों को खराद कर उतारते थे तो कुररी जैसा शब्द होता था। शंखकार जब छेनियों से शंखों को तराशते थे तो सै सै की आवाज़ होती थी जैसे घोड़े जोर से सांस ले रहे हो। मालाकारों की दुकानों पर फूल और गजरे सजे थे और सैनिकों की दुकान पर शालाओं में सुरा के चषक चलते थे। बाजार में सब दिशाओं से आए हुए लोगों की इतनी भीड़ होती थी कि चलने को रास्ता नहीं मिलता था। एक शब्द और इस्तेमाल किया, एक देखिए आगे भी नगर का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि कैसे वहाँ का नगर का चित्रण है। इतना सब कुछ चित्रण करते हुए बहुत सुंदर चित्रण है, तमाम वहाँ की अच्छाइयाँ सबका चित्र करते हुए जो उनके मन की पीड़ा है, जो मन का यथार्थ है वो आ जाता है और वो बड़ा महत्व का है। क्या कहते हैं, खुंदकारी हुकुम कहो आ का अपने वो जोर पर आई हो। ये खुंदकारी है, काजी है का हुक्म क्या कहें, अपनी भी औरत पर आई हो जाती है।
जब उनका आदेश होता है। आगे कहते हैं हिंदू तुर्के मिलल वास, ये मैं उल्टा दिखेगा लेकिन आपको ये मैं दिखा दूं। हिंदू तुर्के मिलल वास, एकक धम्मे औ का उपहास, कतहु वांग कतहु वेद, कतहु मिल कतहु छेद। ये आपको पुस्तक मिल जाएगी, नहीं होगा तो मैं दे दूंगा। कतहु ओझा कतहु खोझा, कतहु नखत कतहु रोजा, कतहु तंबारू कतहु पूजा, कतहु निमाज कतहु पूजा, कतहु तुरुक बर करे, बांट जाइते बेगार घर, धरि आए बामन बरुआ। ध्यान सब दीजिएगा और सब जो साफ साफ लिखा हो। धरि आए बामन बरुआ, मत्था चढ़ावे गाय का चुड़ुआ, होठ चाट जनेऊ तोर, ऊपर चढ़ावे चाह घोर, घोड़ा चढ़ा देते हैं। धोवा उर्धाने मदिरा साध, देउरी भांग मसीद बांध। दो चीजें आपके सामने पड़ी। धरि आए बामन का बरुआ, यानी इसका यदि हिंदी अनुवाद पढ़ लूँ तो हिंदू और तुर्कों का मिला जुला निवास, एक दूसरे के धर्म का उपहास होता है। इसमें जो मेन बात है वो देखिए आप कि बलपूर्वक धरि आए बामन का बरुआ, वो ब्राह्मण के बटुक को पकड़ कर लाता है और उसके माथे पर गाय का सुरुआ रख देता है। मत्था चढ़ावे गाय का सुरुआ, अब फोट चाट जनेऊ तोड़, और उसका तिलक पोंछ कर जनेऊ तोड़ देता है और ऊपर चढ़ावे चाह घोड़, और उसके ऊपर घोड़ा चढ़ाना चाहता है। ये दृष्टांत दे रहा है कवि, आप ध्यान दें। और आखिर में देउर भांग मसीद बांध। अब इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं होगा कि देव कुल को तोड़कर मस्जिद बनाते। आगे भी देखिए, ये जो लोग कहते हैं कि मस्जिदें नहीं तोड़ी गई, अरे मंदिर नहीं तोड़े गए मस्जिद बनाने के लिए, तो उसका सीधा दृष्टांत है, ये कोई अप्रमाणिक कवि नहीं है, ये प्रमाणिक कवि है, बड़ा कवि है, इस पर कोई संदेह नहीं किया जाता। देव भांग मस्जिद बांध, देव कुल मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाए जा रहे थे। एक और, हिंदू बोल दूर ही निकार, छोटे तुर्का भवकी मार। हिंदू कह करके और भगा देते हैं, हिंदू कह करके दूर से ही निकाल देते हैं, और छोटा भी तुर्क क्या करता है, भवकी मारता है, यानी बंदर घुड़की देता है। बंधुओं, यह एक दृष्टांत था जिसका उल्लेख करना मेरे लिए बड़ा जरूरी था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम संबंधों की चर्चा करते हुए लोग 1857 ऐसे इतना खूबसूरत चित्र खींचते हैं कि उसके बाद 1930 से पहले उनको हिंदू मुस्लिम में भेद दिखाई नहीं देता है। 1930 से पहले उनको सब एक दिखाई देता है। जब पाकिस्तान की मांग होती है तभी उनको हिंदू मुस्लिम भेद दिखाई देता है। बंधुओं, ये दृष्टांत ऐसा है कि ये जो गठजोड़ वाले हैं, जो जय भीम जय मीम वाले हैं, उनके लिए भी ये साफ बता रहा है कि इसका क्या चित्र है। और जो पाकिस्तान से संदेश आ रहे हैं, पूरी बांग्लादेश से संदेश आ रहे हैं, उन सबको दृष्टांत दे रहा है। तो मैं कहूँगा कि इतिहास को इतना संकुचित दायरे में देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतिहास कुछ होता है, अगर इतिहास मनुष्यता के कल्याण के लिए लिखा जाता है, अगर इतिहास हमारे लिए लिखा जाता है। मैं सावरकर जी को कोट नहीं कर पाया, मैं शुरू करना वहीं से चाहता था, लेकिन बात दूसरी जगह चली गई। सावरकर जी ने साफ साफ कहा, इतिहास किसके लिए लिखना है? इतिहास अपने लिए लिखना है, अपने राष्ट्र के लिए लिखना है। और जब हमको अपने राष्ट्र के लिए लिखना होगा तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारे पूर्वज कितने गौरवशाली थे। विवेकानंद जी ने भी इसका उल्लेख किया है कि कैसे इन इतिहासकारों ने बता दिया कि हम बंदरों के, हमारे पूर्वज बंदर थे। हमारे यहाँ की जो दृश्य इन्होंने खींचा, ये निश्चित तौर से इतिहास का एक बड़ा पाखंड था, जिसने भारत में विषमताओं का प्रचार किया, जिसके ध्वजवाहक वामपंथी बने। और इन वामपंथियों ने इन तमाम तरह की नकारात्मक चीज़ों को सामने रख करके और सिर्फ भारतीय समाज को तोड़ने वाले पहलुओं को सामने रखा। और आज उन्हीं पश्चिमी इतिहासकारों, यूरोपीय दृष्टि वालों, वामपंथियों के रास्ते पर जय भीम और जय मीम वाले लोग चल रहे हैं।
और इन सब का एकमात्र मकसद है कि जो हिंदुस्तान में हिंदू गौरव है, जो हिंदू सनातन परंपरा है, जो सनातन संस्कृति है, जिससे सबको ग्रहण किया है, कोई बाहर से आया उसको ग्रहण किया, लेकिन तुम भी तो आओ भाई। भेद नहीं किया कभी। अगर भेद किया होता तो भारत आज इतना बहुभाषी, बहु कह सकते हैं बहुक्षेत्रीय है, तमाम तरह की क्षेत्रीय विविधताएं हैं, विविधताओं में भी एकता के सूत्र में सबको बांधे हुए है। ये भारत की सनातन परंपरा है, सनातन संस्कृति है, उसी कारण ऐसा है। बंधुओं, आज के लिए बस इतना है, फिर आगे हम लोग कभी चर्चा करेंगे। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सबको धन्यवाद।